हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया में। तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, आज हम प्राचीन भारत का पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 हो गया था हमारा, तो आज हमारा जो लेक्चर होगा, आज हमारा लेक्चर 2 होगा और लेक्चर 2 में प्राचीन भारत होगा और इसका पार्ट 2 होगा। लेक्चर प्राचीन भारत का पार्ट 2 होगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना देर किए हुए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, आज जो हम देखेंगे, आज जो हम बात करेंगे वो ऋग्वेद की बात करेंगे। दोस्तों पिछले क्लास में जो हम ऋग्वेद और सामवेद की चर्चा कर चुके थे हम। दोस्तों पिछले क्लास में ऋग्वेद और सामवेद की चर्चा कर चुके थे। दोस्तों यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं आसानी से, वो इसमें लिखा रहेगा लेक्चर 1 और आज जो हमारा लेक्चर 2 होगा। दोस्तों जो आज हम बात करेंगे अथर्ववेद की। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात करेंगे। तो जो हमारा था अथर्ववेद, दोस्तों ये अथर्ववेद, इसमें हम कुछ जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों इसमें टोटल जो दोस्तों अथर्ववेद में टोटल जो है 731 मंत्र का इसमें उल्लेख किया था। इसमें टोटल 731 मंत्र है दोस्तों। और इसमें जो है 3 को जो है, इसका जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें 3 जो काल का बात किया है, 3 जो पुरातन काल का बात किया है, वो इसमें 3 पुरातन काल का बात किया है। इसमें 3 पुराण की बात किया था, तो 3 पुराण की बात किया है इसमें। एक जो है दोस्तों, एक विष्णु पुराण है, और एक है मत्स्य पुराण। ये क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं कि विष्णु पुराण जो है वो किस वेद से रिलेटेड है। तो विष्णु पुराण जो है वो हमारा अथर्ववेद से रिलेटेड है। एक मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण इसी को बोला जा सकता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण होता है, ये बात याद रखिएगा। सबसे प्राचीन पुराण जो है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, और एक जो है वायु पुराण। ये हमारा 3 पुराण था दोस्तों। अथर्ववेद में 3 पुराणों का चर्चा किया था। इसमें विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और एक वायु पुराण। और दोस्तों इसमें जो है, इसमें करीब की लमसम में 6000 पथ का निर्माण, पथ की चर्चा किया था। 6000 पथ की चर्चा किया था। पथ माने वास्तविक में होता रास्ता, लेकिन इसमें जो है इसका कुछ और मतलब था, पथ मतलब। तो इसमें 6000 टोटली पथ था और इसमें 731 मंत्र का चर्चा किया। और इसमें जो है वो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और ये वायु पुराण, इसमें 3 गो पुराण था। और ये जो विष्णु पुराण है, ये जो मौर्य वंश के काल में आया था, ये विष्णु पुराण मौर्य वंश के काल में आया था। विष्णु पुराण मौर्य वंश के काल में आया था। और ये जो वायु पुराण है दोस्तों, ये हमारा गुप्त वंश के काल में आया था। गुप्त वंश में इसका बात किया गया है। गुप्त वंश, इसका जो शासक था, इससे जो वंश है, इससे संबंधित जो वंश है, यानी कि जो विष्णु पुराण का जो वंश है वो मौर्य वंश है, और ये वायु पुराण का जो है वो गुप्त वंश है। और एक मत्स्य पुराण है, इसका कुछ है, इसको ध्यान में आ रहा था दोस्तों। ये जो हमारा 3 है मत्स्य पुराण, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो है, इसका पुराण अधिक पूछेगा कौन सा वंश से रिलेटेड है, तो ये मौर्य वंश से रिलेटेड है। और ये जो वायु पुराण है जो गुप्त वंश से रिलेटेड है। और इसमें टोटली 3 गो पुराण है। और ये याद रखिएगा कि अथर्ववेद में टोटली 771 मंत्र का चर्चा किया और ये 6000 पद की बात किया है। और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन और निकलेगा। ये जो हमारा मत्स्य पुराण है, ये सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण की जब बात करेगा भारत में, विश्व की तो बात नहीं करेंगे, तो भारत में जो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम के रिलेटेड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको आप नोट्स कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे इसी से रिलेटेड और कुछ। चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम
कि यूनानी कुछ लेखक थे इसमें, ये जो हमारा अथर्ववेद चल रहा था उसी के बाद जो है हम देखेंगे कि हमारा यूनानी कुछ लेखक थे, ये जो इंपॉर्टेंट लेखक है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पहला जो है वो टेसियस, जो टेसियस है दोस्तों वो ईरान का राजवैद, ये जो है ना दोस्तों टेसियस ईरान का जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको बोल सकते हैं क्वेश्चन ये है, ईरान का राजवैद बोला जाता था इसको। ये जो बहुत जो है जानकार वैद्य था, ये जो हमारा ये टेसियस था वो ईरान का, और ईरान का सर्वश्रेष्ठ राजवैद्य भी इसको माना जाता है। इसको बहुत सारे ऐसे ग्रंथ की जानकारी था और बहुत सारे ऐसे कोई भी ऐसा बीमारी नहीं होता था जिसके पास इसका इलाज नहीं होता था, ये हमारा टेसियस था। और ये दोस्तों हेरोडोटस दूसरा नंबर में जो है वो हेरोडोटस, और हेरोडोटस जो है वो इतिहास का पिता कहा जाता है, ये आप सब लोग का जानकारी होगा। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता था, और ये जो है दोस्तों ये यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का। हेरोडोटस यूनान का था, और ये हेरोडोटस को जो इतिहास का पिता कहा जाता है। और दोस्तों जब हम तीसरा नंबर में बात करेंगे तो ये तीसरा नंबर में मेगास्थनीज था। ये मेगास्थनीज को सब जानता है, और मेगास्थनीज जो है वो इंडिका नामक पुस्तक की लिखा था, जिसमें संस्कृति का चर्चा किया था, सभ्य और संस्कृति का बात किया था उसमें रचना में मेगास्थनीज में। जो हमारा कल्चर है, कल्चर के बारे में चर्चा किया था, इंडिका पुस्तक जो लिखा था। और ये जो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी था, मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किसका मेगास्थनीज जो है वो किसका दरबारी था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हम समझिए कि ये इंडिका पुस्तक का लेखक जो है वो कौन था? तो वो मेगास्थनीज था। और इसी में जो है चौथा नंबर में जब हम बात करेंगे, इसी में चौथा नंबर का जब हम बात करेंगे तो एक है टालमी नामक जो है वो भारत का भूगोल जो है, भारत का जो भूगोल है हमारा, उसी का लेखक था टालमी। भारत का जो भूगोल है उसको लिखा था टालमी, लेकिन इसको पिता अलग माना जाता है। लेकिन जो ये हमारा लेखक जो लिखा था, वो लिखने वाला हमारा लेखक जो है वो टालमी था, और ये कहाँ का था? यूनान का था। फिर से देखिएगा दोस्तों, टेसियस की जब चर्चा करेंगे तो ये ईरान का बहुत ही जाने माने राजवैद्य थे। ईरान का सबसे ज्यादा जानकारी जो था वैद्य के जो बारे में, यानी डॉक्टर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो वो टेसियस ईरान का सबसे जाने माने राजवैद्य माने जाते थे। और ये हमारा हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस को आप लोग जानवे करते हैं, ये हमारा भारत के इतिहास का जो है, इतिहास का फादर कहा जाता है हेरोडोटस का। और क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाएंगे कि इतिहास का पिता किससे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। और हेरोडोटस जो है वो कहाँ के थे? तो जो हेरोडोटस है वो यूनान के थे, ये बात याद रखिएगा। और ये तीसरा नंबर में मेगास्थनीज, सबसे इससे जो है 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक मेगास्थनीज कहाँ के थे? यूनान के थे। और इसने कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हम दोस्तों इसमें जो बात करेंगे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उसमें बात करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्टली पूरा लिख के आपको ग्रंथ बता देंगे, वो नहीं। इसमें हम बात करेंगे कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम आपको जानकारी देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसमें जो 3 क्वेश्चन बनता है वो पहला था कि मेगास्थनीज का जो लेखक जो है, मेगास्थनीज जो लिखा था वो कौन सा पुस्तक लिखा था? तो इंडिका लिखा था, या इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी था। क्वेश्चन में पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज किस शासक के दरबारी था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। और ये किस देश का था? तो ये यूनान का था। और चौथा जो है वो टालमी है, वो भारत का भूगोल का जो है लिखा था। टालमी जो है भारत का भूगोल को लिखा था, रचयिता जिसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, हमको आशा है कि इसको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके बाद। तो कुछ चीनी लेखक के बारे में देख लेते हैं, 1-2 को जो इम्पोर्टेंट है। एक दोस्तों ये हमारा फाहियान है। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। फाहियान जो है वो क्वेश्चन इससे बनता है कि फाहियान किस शासक के शासन काल में आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। और एक है
वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था दोस्तों। भारत में जो है हर्षवर्धन के काल। ये दोस्तों फाहियान जो है लगभग 15 से 20 वर्ष तक जो है वो फाहियान भारत में रहा था। और वेनसांग जो है दोस्तों, इसका जो वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। इससे क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों उसके बाद कुछ अरबी लेखक के बारे में भी हम देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट नोट्स करके इसमें लिखे हम। जो दोस्तों एक है अल-बरूनी, और अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के काल में आया था। अल-बरूनी क्वेश्चन बनेगा, अल-बरूनी किस शासन के काल में आया था, तो वो है महमूद गजनवी। और एक दोस्तों एक है इब्न बतूता। इससे इब्न बतूता से रिलेटेड एक ही पॉइंट है दोस्तों, वो है कि जो है एक पुस्तक लिखा था जिसको बोलेंगे रिहला। एक पुस्तक लिखा था रिहला, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिहला। इब्न बतूता जो है दोस्तों रिहला नामक पुस्तक पूछे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि रिहला की पुस्तक है, इसका लेखक कौन था, तो इब्न बतूता था। और ये हमारा चीनी यात्री है, इससे ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय काल में आया था। और वेनसांग, इसकी डिटेल्स चर्चा हम आगे भी करेंगे, ये हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। और उसके बाद हम इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि पाषाण काल और व्यक्तियों में पाषाण काल के बारे में कुछ देखेंगे। आइए दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें जो दोस्तों इसको जो हम बोलेंगे, इसमें है मानव के जितने भी मनुष्य का जो उत्पादन हुआ था, मनुष्य जो आया था वो करीब लगता है 30 से 40 हजार वर्ष पहले इसका उत्पादन हुआ, यानी कि मनुष्य का उत्पत्ति हुआ था। मनुष्य का जब उत्पत्ति हुआ था तो उत्पत्ति में जितने भी घटना था उसको जो है दोस्तों वो प्रागैतिहासिक काल में इसको चर्चा किया, यानी कि मनुष्य की जितने भी मनुष्य रिलेटेड जितने भी घटनाओं था उसको प्रागैतिहासिक काल में इसको डाल दिया, यानी कि जो प्रागैतिक मनुष्य की घटनाओं का जो बुक है उसको प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। यानी कि उस सीजन को प्रागैतिक काल, मतलब जितने भी समय बीता उसको प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। मनुष्य की घटनाओं, मनुष्य का जो उत्पत्ति हुआ 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, ये याद रखिएगा, मनुष्य का उत्पत्ति 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। और मनुष्य में जिस घटना का मनुष्य के लिए जितना भी घटना हुआ उसको जो है वो उस बुक को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि उस युग को प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। मनुष्य का जब उत्पत्ति हुआ था उस युग को प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। और मनुष्य का जो उत्पत्ति हुआ था वो 30 से 40 वर्ष पूर्व हुआ था। और मनुष्य का जो जिसको बोलते हैं होमोसैपियंस, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसको होमोसैपियंस बोलते हैं। और दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में जो है वो 2 युग का निर्माण हुआ था। एक था पूरा प्राचीन युग या पूरा प्राचीन काल, पूरा पुसान काल, सॉरी, एक नव पाषाण था, एक पूरा पाषाण यानी पूर्व पाषाण। एक पूर्व पाषाण युग था और एक नव पाषाण युग था। 2 युग का निर्माण हुआ था। इसमें 2 युग की बात में इसमें चर्चा किया था, एक नव पाषाण काल, एक पूरा पाषाण काल यानी पूर्व पाषाण काल। एक पूर्व पाषाण काल था, एक नव पाषाण काल था प्रागैतिहासिक काल में। और दोस्तों ये जो पूरा पाषाण काल जो है पूर्व पाषाण काल है, उसको इसमें जो है सबसे पहले पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले जो मनुष्य है वो शिकार करना सीखा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि शिकार करना जो है वो किस युग में स्टार्ट किया था, मनुष्य जो है वो किस युग में शुरुआत किया था। वो था पूर्व पाषाण काल भी बोले जाते हैं, पूर्व पाषाण युग भी बोले जाते हैं और पूरा पाषाण काल भी बोले जाते हैं। उसमें ये शिकार करना इसी में सीखा था। और आग का जो उत्पत्ति हुआ था, आग का उत्पत्ति इसी में पूर्व पाषाण काल में किया था।
मनुष्य जो है आग का उत्पत्ति पूर्व पाषाण काल में किया था। और जब बात आता है नव पाषाण काल की, जब बात आता है नव पाषाण काल का, तो दोस्तों इसमें जो है नव पाषाण काल में नव पाषाण काल जो है वो नव पाषाण काल में सबसे पहले जो मनुष्य है वो पहिया का निर्माण किया था। और वो पहिया का निर्माण सबसे पहले नव पाषाण काल में किया था। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नव पाषाण काल में पहिया का निर्माण किस काल में हुआ था? वो नव पाषाण काल में हुआ था। और अग्नि का निर्माण और शिकार करना जो है स्टार्ट व्यक्ति जो किया था वो पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल में हुआ था। और ये नव पाषाण काल की जब बात करेंगे तो इसमें पहिया का जो है निर्माण किया था मनुष्य ने सबसे पहली बार। और इसमें सबसे पहले जो है कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। कुत्ता को पालतू, नव पाषाण काल में कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। कुत्ता को जो है पालतू जानवर जो बनाया था सबसे पहले वो नव पाषाण काल में। और दोस्तों पूर्व पाषाण काल में जो दोस्तों अधिक से लोग जो है वो शिकार करना ज्यादा इंटरेस्टेड समझते थे, लेकिन नव पाषाण शिकार करना उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया, प्रजाति बढ़ते गया जैसे जैसे आदमी का ज्ञान होते गया। और सबसे पहले गेहूं फसल का उपयोग हुआ था, ये आपको पता ही होगा, गेहूं फसल का उपयोग सबसे पहले। और नव पाषाण काल में जो है वो पहिया का उत्पादन किया था, पहिया का निर्माण किया था। और कुत्ता जो है, कुत्ता को वो अपना पहला जो है पालतू जानवर माना था। कुत्ता को अपना पालतू जानवर, पहला पालतू जानवर बनाया था, और वो भी नव पाषाण काल में। इसको आप नोट्स कीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे हम। और दोस्तों नव पाषाण काल में कृषि का जो उत्पादन हुआ था, कृषि के बारे में जाने थे। और कृषि में पहला अनाज गेहूं था। और वैज्ञानिक रूप से जो व्यक्ति जो फसल उगाया था वो चावल था। लेकिन जो कृषि के लिए जो पहला फसल था वो गेहूं था। कृषि के लिए पहला फसल गेहूं था। लेकिन जब मानव जो फसल करने के लिए, कृषि करने के लिए उधर प्रेरित हुआ तो उस टाइम सबसे पहले जो है वो चावल को उपजाया था। और दोस्तों भारत का सबसे, इसी में रिलेटेड बात है, जो भारत का सबसे प्राचीन नगर है वो है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को ही भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। दोस्तों मृतकों का जो है टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे व्यक्ति यानी कि मरे हुए थे, एक प्रकार से समझिए। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो कहा जाता है। और भारत का सबसे प्राचीन जो है नगर वो मोहनजोदड़ो था। और दोस्तों ये जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल में ही सबसे पहले मनुष्य जो है वो सबसे पहले तांबा का उपयोग, जो हमारा धातु था वो तांबा का उपयोग किया था। और इसी से उपयोग कर जो है वो कुल्हाड़ी का निर्माण किया था। सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला औजार जो है वो कुल्हाड़ी था। कौन सा धातु से बना था? तांबा से। और सबसे प्राचीन जो है, सबसे प्रथम जो धातु है मानव जो उपयोग किया था जिसको, वो हमारा धातु तांबा था। और उससे जो है कुल्हाड़ी का निर्माण किया था। और सबसे प्राचीन नगर जो है वो मोहनजोदड़ो। और इसको मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और दोस्तों नव पाषाण काल में ही कृषि युग जो है निर्माण हुआ था। और उसमें सबसे पहले जो है गेहूं का उत्पादन हुआ था। और उसके बाद जब धीरे धीरे मानव का बुद्धि आते गया तो उस टाइम सबसे पहले जो है, पहला फसल तो यही है, लेकिन सबसे पहले जो मानव जो उपजाऊ किया था उसको कृषि का विकास, जो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि नव पाषाण काल में कृषि का विकास हुआ था। और दोस्तों उस टाइम सबसे पहला फसल गेहूं था। लेकिन जब मानव कृषि के बारे में जाना तो सबसे पहले जो उपजाया वो चावल। और ये दोस्तों बलूचिस्तान में जो कृषि का जो उत्पादन किया था वो बलूचिस्तान में किया था सबसे पहले बार। सबसे पहले जो चावल का उत्पादन वो बलूचिस्तान में किया था।
ये हमारा जानकारी था इससे रिलेटेड दोस्तों। और उसके बाद हम जानेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता क्या है, उसके बाद हम सभ्यता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी धमाकेदार टॉपिक के साथ। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।